धन्यवाद। हम शुरू करने से पहले डॉक्टर कल्याण स्वरूप का एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। एक बहुत बड़े दिग्गज हैं इस फील्ड में। ये 1978 बैच के हैं। कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपना DMS किया है। उसके बाद ये प्रोफेसर थे गया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में। ये इनका सब्जेक्ट था प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। 3 किताबें लिखी हैं मटीरिया मेडिका में, बड्स ऑफ होम्योपैथी इन फिलोसफी और डिसाइड ऑफ नेल। ये 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं, और आज ये हमसे मटीरिया मेडिका रेमेडी फॉर एपिस मेलेफिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे सभी होम्योपैथिक भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर संदीप जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त कराया। मेरा नाम, संक्षिप्त परिचय में मेरा अपना बताता हूं। मेरा नाम डॉक्टर कल्याण स्वरूप है। मेरी शिक्षा कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हुई है। आज का विषय है मेरा मटीरिया मेडिका से रिलेटेड, और एक मेडिसिन है जिसका नाम है एपिस मेल। आज मैं एपिस मेल पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये एपिस मेल मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम है हनी बी। हर एक मेडिसिन का कॉमन नाम भी जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है एक होम्योपैथिक डॉक्टर को। ये एपिस मेल जो है एनिमल किंगडम ग्रुप में आती है और बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। ये ग्रुप जानना जरूरी इसलिए होता है कि हमारे मेडिसिन जो बनाया गया है वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। एनिमल ग्रुप से है, वेजिटेबल ग्रुप से है, या मिनरल ग्रुप से है। इसके लिए हर एक होम्योपैथ को कम से कम कुछ नॉलेज जूलॉजी का भी होना चाहिए, बॉटनी का भी होना चाहिए, और केमिस्ट्री का भी होना चाहिए। जितना अच्छा नॉलेज हमें जूलॉजी का होगा, तब हम एनिमल ग्रुप के मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से उसको पहचान पाएंगे। अगर मुझे बॉटनी का नॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा तो हम वेजिटेबल ग्रुप के मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छा होगा तो हम मिनरल ग्रुप के मेडिसिन को अच्छी तरह से जान जाएंगे। क्योंकि मटीरिया मेडिका मेमोराइज करने का चीज़ नहीं है। हम मेमोरी कर करके याद करके सारी चीज को याद नहीं रख सकते हैं। समझने के बाद हम उसको याद रख सकते हैं। तो ये एपिस मेल जो है, अगर किसी को बी स्टिंग किया हो, अगर बी ने किसी को डंक मारा हो, तो एपिस मेल आसान तरीका से वो समझ सकता है। ये एपिस मेल का सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है वो है पेन। क्योंकि चुभन की तरह दर्द होती है। जब बी स्टिंग मारता है तो उसका दर्द जो होती है एक चुभन की तरह होती है, और उसका कैरेक्टर जो होता है बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है। ये बर्निंग स्टिंगिंग पेन जो होती है ये एपिस के पॉइजनस के कारण होती है। ये पेन का नेचर जो होता है वो शिफ्टिंग नेचर ऑफ पेन होता है। पेन, एपिस का पेन का कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जस्ट लाइक कैलिबाइक्रोम, जस्ट लाइक लैक कैनाइनम, जस्ट लाइक पल्सिटिला। ये कैरेक्टर कैलिबाइक्रोम के अंदर भी है, लैक कैनाइनम के अंदर भी है, और पल्सिटिला के अंदर भी होती है। ये बर्निंग पेन के साथ बर्निंग आर्सेनिक के अंदर भी होती है, मगर आर्सेनिक का पेशेंट को रिलीफ होता है हॉट से, और एपिस के पेशेंट का रिलीफ होता है कोल्ड से। दूसरी जो कैरेक्टर है एपिस मेल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एडिमा, जिसको कहते हैं दिस इज द की नोट सिम्टम्स ऑफ एपिस मेल। एडिमा जो होती है जिसको स्वेलिंग कहते हैं, और ये जो एडिमा होती है जस्ट लाइक पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा नहीं होती है, पिटिंग एडिमा, दाबने के बाद वहां पर गड्ढा सा पड़ जाता है। ये एडिमा ज्यादातर देखा जाता है एपिस के केस में बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द आईलिड्स।
ये आईलिड्स के अंदर, जब आईलिड्स के अंदर नीचे के पलरे पर अगर सूजन हो, और उस तरह का सूजन हो कि अगर चुभन कर दिया जाए तो उससे पानी टपक जाएगा, इस तरह का ट्रांसपेरेंट सूजन हो, तब उस स्थिति में हम एपिसमेल का व्यवहार कर सकते हैं। और यही बैग लाइक स्वेलिंग अगर अंडर द आई, ओवर द आई हो, तो वैसी स्थिति में हम कैली कार्ब का भी सोच सकते हैं। और यही सूजन अगर दोनों आंख के ऊपर हो, ऊपर पलरे पर और नीचे पलरे पर हो, तो ऐसी स्थिति में हम फास्फोरस को भी सोच सकते हैं। तो बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द आई, दैट इज एपिसमेल, ओवर द आई कैली कार्ब, और बोथ आई फास्फोरस। ये जो ड्रॉप्सी होती है एपिस के अंदर, ये ड्रॉप्सी होती है विदाउट थ्रस्ट। इसमें एपिसमेल को पेशेंट को प्यास नहीं लगता है, विदाउट थ्रस्ट ये ड्रॉप्सी होती है। और यही ड्रॉप्सी, यही एडिमा अगर विथ स्वेलिंग हो जाए, विथ थ्रस्ट हो जाए, तो वैसी स्थिति में हमारा मेडिसिन जो काम करता है वो है एपोसाइनम एंड एसेटिक एसिड। ये दो मेडिसिन हम सोच सकते हैं विथ थ्रस्ट के लिए, और विदाउट थ्रस्ट के लिए हमारे मेडिसिन जो है वो एपिसमेल है। एपिसमेल का डंक जहां मारती है, जहां पर वो चुभन करती है, उस स्थिति में हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उस जगह को हम छू नहीं सकते हैं, उस जगह को छूने के बाद उसमें दर्द महसूस होती है। इस तरह जो पेन का कैरेक्टर है, जो गाइडिंग सिम्टम्स है एपिस के अंदर में, तो फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स पेन हो गया, दूसरा गाइडिंग सिम्टम्स एडिमा हो गया, और तीसरी गाइडिंग सिम्टम्स जो हो गया इंटॉलरेंस ऑफ पेन। Along with this, patient is thrustless, no thrust. पेशेंट को प्यास नहीं लगता है एपिस में किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में, एक्सेप्ट हाई फीवर कंडीशन के, और भी फीवर के चील के कंडीशन में प्यास लगती है, अन्यथा फीवर के कंडीशन में भी प्यास नहीं लगता है। तो फीवर एपिस जो होता है वो थ्रस्टलेस पेशेंट होता है। इसीलिए जब भी किसी को पेशेंट को आप देख रहे हैं, चाहे वो क्रॉनिक केस हो चाहे वो एक्यूट केस हो, हमेशा ट्राई करिए कि उसके टंग को देखने की कोशिश करिए। टंग देखने से आपको बहुत सी अनुमान लग जाएगी। एपिस का टंग जो होता है फ्राई रेड टंग होता है। टंग को कहा गया है टंग इज द मिरर ऑफ स्टोमक। अगर स्टोमक के अंदर जो भी गड़बड़ी आ रही है, जो भी खराबी आ रही है, उसका अगर डायग्नोसिस करना हो तो हम टंग देख करके भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कहा गया है कि फेस इज द मिरर ऑफ ब्रेन। आप ब्रेन के अंदर जो जिस तरह का उथल पुथल चल रहा है, ब्रेन के अंदर डर, भय, चिंता, किसी तरह का कोई भाव पैदा हो रहा है, अगर उसको डायग्नोसिस करना है तो फेस का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। इसलिए टंग की डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह का लिखा हुआ, हमारे गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह का लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छी बुक है टंग के ऊपर पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी होम्योपैथ डॉक्टरों से कि कम से कम उनके लिखे हुए बुक को जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और देखिएगा कि टंग में आपको कितनी तरह का फायदा होता है, और कितने तरह के मेडिसिन के किस तरह का टंग होता है, जिसमें कि आपको मेडिसिन के डायग्नोसिस करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है एपिसमेल का इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। एपीएस के पेशेंट को स्वेलिंग होने के कारण, एडिमा होने के कारण उसको प्यास जो पेशाब की मात्रा होती है बहुत कम जाती है, बहुत थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, पेशाब वो ज्यादा नहीं कर पा सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है। और एपीएस के पेशेंट को हम देखते हैं कि उसके खान पान के अंदर तो जानलिए कोल्ड मिल्क भी पसंद करता है और खट्टा चीज भी पसंद करता है। ये जनरल कैरेक्टर हमने एपिसमेल के बारे में चर्चा की। एपिसमेल में बी के कम से कम कैरेक्टर जो है, नेचर है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब उसके हम मेंटल सिम्टम्स को हम समझ सकेंगे। ये मेंटल सिम्टम्स का सबसे बड़ा कैरेक्टर है एंग्री। ये एंग्री क्या है कि बी का एक नेचर होता है कि अगर उसको छेड़ दीजिएगा तो बी आपको छोड़ेगा नहीं, जरूर काटेगा वो, इसलिए वो एंग्री नेचर का होता है। वो किसी के बात को बर्दाश्त भी नहीं करता है। ये
कुछ भी जो सही बात हो तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता, दूसरे के बात को बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता एक कॉस्टिकम के अंदर भी है, मगर कॉस्टिकम नाजायज चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। एपिस जो है वो सही चीज को भी बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरा जो इसका मेंटल कैरेक्टर है, वो सबसे बड़ी कैरेक्टर क्या है? जेलसी नेचर है। जितने भी पॉइजनस ग्रुप का इंसेक्ट और पॉइजनस ग्रुप का एनिमल होता है, सभी का नेचर जो होता है वो जेलसी नेचर हो, चाहे वो लाइकेसिस हो, चाहे वो नाजा हो, चाहे वो प्रोटोसॉरिडस हो, चाहे वो एपिस मेल हो, सारे का कैरेक्टर जो होता है वो जेलसी नेचर होता है। एपिस का पेशेंट जो होता है निराशावादी होता है, आशावादी नहीं होता है, ये निराशावादी होता है। और निराशावादी होने के कारण ही पेशेंट जो है हमेशा सैड मूड में रहता है। Along with this, एपिस के कुछ और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जैसे एपिस मेल का डायरिया। ये डायरिया की सबसे बड़ी पेक्युलिटी क्या है? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ द स्टूल। पेशेंट ये सोचता है कि हमारा एनस का जो रास्ता है, एनस इज वाइड ओपन, एनस का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, वो बंद नहीं है, संकुचन उसके अंदर नहीं है। इसलिए इसके अंदर में जब स्टूल जो पास होता है तो कोई तरह का सेंसेशन नहीं होता है। पेशेंट फील्स एनस इज वाइड ओपन जस्ट लाइक फास्फोरस एनसेफेल कॉर्ड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, एपिस मोस्टली अफेक्ट टू द राइट साइड। ये राइट साइड ही इफेक्ट करता है, चाहे राइट ओवरी हो, राइट टेस्टिकल हो, राइट साइड बॉडी का किसी भी पार्ट में वो इफेक्टेड होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस मेडिसिन के अंदर राइट साइड और लेफ्ट साइड लिखा रहता है, एक्सेप्शन भी कभी कभी हो जाती है। ये राइट साइड होने के बाद भी लेफ्ट साइड कभी काम करती है। एक बार की बात है, मैं अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, एक साइटिका का केस आया। उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखने के बाद लेफ्ट साइड साइटिका में कॉस्टिकम प्रिस्क्रिप्शन कर दिए। मैंने पूछा कि कॉस्टिकम इज ए राइट साइड मेडिसिन, व्हाई यू प्रिस्क्राइब कॉस्टिकम? उन्होंने कहा कि कॉस्टिकम को तुमने लेफ्ट साइड में कभी पढ़ा है कि नहीं? हमने कहा कि अप टिल नाउ तो हमने नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि केंट लिलियंथल का रिपेट्री निकालो, और कुछ पेटेरिया मेडिका के कुछ राइटर का बुक मिला। हमने देखा कि सचमुच में कॉस्टिकम के अंदर, साइटिका के अंदर लेफ्ट साइड भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। इसलिए साइड जो हम लोग कहते हैं कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड की मेडिसिन कभी लेफ्ट साइड में भी काम आती है, लेफ्ट साइड की मेडिसिन राइट साइड में भी काम आती है। नेक्स्ट जो पिक्युलिटी सिम्टम्स है वो फिडगिटी ऑफ हैंड है। फिडगिटी ऑफ हैंड का मतलब होता है कि जो एपिस मेल का जो पेशेंट होता है उसकी हाथ के अंगुली के अंदर इस तरह का फिडगेटनेस होता है कि वो अंगुली को शांत नहीं रख सकता, हमेशा किसी टेबल पर तबले की तरह बजाता रहेगा, हारमोनियम की तरह बजाता रहेगा और उसकी अंगुली शांत नहीं होगा। इसीलिए एपिस मेल का पेशेंट कोई भी सामान को अगर पकड़ता है अपने हाथों से तो जनरली उसके हाथों से सामान छूट जाती है। और ये फिडगिटी जो है अगर हैंड और फीट दोनों के अंदर पाया जाए तो आप फास्फोरस पर विचार करिएगा, और अगर ये फिडगिटी सिर्फ पैर के अंदर पाया जाए तो आप जिंकम के तरफ विचार करिएगा। नेक्स्ट जो एपिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, अगर वो एक्यूट हाइड्रोसेफलस का केस हो और वो ट्यूबरकुलर माइजम से सफर कर रहा हो, उस वक्त में अगर एपिस का हेल्प लिया जाए तो एपिस मेल बहुत ही सुंदर काम करता है, बहुत ही सुंदर वर्क करता है। नेक्स्ट, एपिस मेल एक्ट ऑन द सिल्वर टिश्यू, एंड सिल्वर टिश्यू पे काम करने के कारण उसके अंदर जो एडिमा होती है, इसलिए एपिस की क्रिया साइनोवाइटिस के अंदर, हाइड्रोसेफलस के अंदर, एसाइटिस के अंदर, हाइड्रोथोरस के अंदर अगर इसको प्रयोग किया जाए तो एपिस से बहुत ही तरह का लाभ मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स एपिस के अंदर पाया जाता है। वो क्या है? पेशेंट सोचता है कि हमारा हर जो श्वास जो है
वो लास्ट श्वास होने जा रहा है, ये मेरा अंतिम श्वास होने जा रहा है, इस तरह की उसके फीलिंग होती रहती है। इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रबल के अंदर अगर कोई पेशेंट कहे कि हम नहीं बचेंगे, ये मेरा अंतिम सांस है, यू टेक द हेल्प ऑफ एपिसमेल। एपिसमेल की मॉडलिटी के अंदर हम देखते क्या है कि कोई भी तकलीफ आफ्टर स्लीप बढ़ती है। ये पॉइजनस ग्रुप का इफेक्ट है, ये पॉइजनस इंसेक्ट का, पॉइजनस एनिमल के अपना सिम्टम्स है कि पॉइजनस जो होती है वो सोने के वक्त या सोने के बाद उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, और एपिस को कोल्ड से ज्यादा रिलीफ मिलता है। मॉडलिटीज में मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने भाई बंधुओं को, ये जो मॉडलिटीज होती है वो दो तरह की मॉडलिटीज होती है। एक होता है जनरल मॉडलिटीज, एक होता है पार्टिकुलर मॉडलिटीज। अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं और अगर वो पेशेंट कहता है कि मुझे ठंड अच्छा लगता है, ठंड हमको अच्छा लगता है, और जो पेशेंट जिस कंप्लेन को लेकर के आया, जो अफेक्टेड एरिया है वहां उसको गर्म से आराम मिलता हो, तो कभी भी आप लोकलाइज पर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं करिएगा। जब भी प्रिस्क्रिप्शन करिएगा तो जनरल पर करिएगा, क्योंकि जनरल सिम्टम्स के आधार पर ही हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हम लोकल सिम्टम्स के आधार पर अगर करेंगे तो उसको सिर्फ पैलिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मॉडलिटीज को देखने वक्त हम देखेंगे कि ये जनरल मॉडलिटीज दे रहा है या पार्टिकुलर मॉडलिटीज दे रहा है। अगर आप इस तरह के मॉडलिटीज पढ़ना चाहते हैं, किसी भी मटेरिया मेडिका के अंदर क्लियर नहीं किया है, केसी भांजा का आप मटेरिया मेडिका पढ़िएगा। केसी भांजा के मटेरिया मेडिका में उसने क्लियर कर दिया है, जनरल मॉडलिटीज अलग कर दिया है और पार्टिकुलर मॉडलिटीज अलग कर दिया है। इसलिए केसी भांजा के मटेरिया मेडिका को पढ़ कर करके आप बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिफोर कंप्लीट द लेक्चर ऑफ एपिसमेल, मैं कुछ प्रिकॉशन देना चाहता हूं कि एपिसमेल में क्या प्रिकॉशन देना चाहिए। हम तो सिम्टम्स याद कर लेते हैं, हम क्या सिम्टम्स याद कर लेते हैं, मॉडलिटीज याद कर लेते हैं, मगर हम रिलेशन की तरफ हम ध्यान नहीं देखते हैं। मेडिसिन का रिलेशन क्या है, हम उसके प्रिकॉशन नहीं देख सकते हैं कि इसमें क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिकॉशन है, नेवर यूज रस्टस बिफोर एंड आफ्टर एपिसमेल, देयर मे बी चांस ऑफ इनिमिकल। अगर रस्टस के साथ एपिस दे दिया जाए और एपिस के साथ अगर रस्टक्स दे दिया जाए या एक ही वक्त में दोनों मेडिसिन का व्यवहार किया जाए तो होता क्या है, दोनों मिल करके पॉइजनस चीज पैदा करता है। इसलिए ऐसे वक्त में हम रस्टस के साथ वक्त में एपिस का व्यवहार न करें और एपिस के वक्त में रस्टस का व्यवहार न करें। कहा गया है कि नाइट्रोम्यूर इज द क्रोनिक ऑफ एपिसमेल। आप देखे होंगे कि जब किसी को भी स्टिंग करता है तो उस जगह पर लोग नमक का व्यवहार करते हैं, कि कोई आदमी प्याज लगा करके व्यवहार करता है, कोई आदमी उसमें आयरन लगा करके व्यवहार करता है। तो उससे क्या होता है कि उससे उसकी लहर को कमी मिलती है। वो प्याज से भी कम मिल सकता है, नमक से भी कम मिलता है। और यहाँ पर जो है नाइट्रोम्यूर को कम्प्लीमेंट्री इसलिए माना गया है कि एपिस देने के बाद अगर आप पूर्ण रूपेण किसी के पेशेंट को आराम नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है आपको लाभ देगा, बाकी बचे सिम्टम्स को वो दूर करेगा। नेवर यूज एपिसमेल especially in the lower dilution during the early month of the pregnancy। हिदायत दिया है किताब में, मटेरिया में ऐसी हिदायत दी गई है कि एपिसमेल के लोअर डाइल्यूशन को कभी भी अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, विद इन 3 मंथ, प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना अगर चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप एपिसमेल के लोअर पोटेंसी का व्यवहार नहीं करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, चांस में भी मिसकैरेज का ज्यादा चांस है और पेशेंट आपका स्थिति दयनीय स्थिति में
जा सकता है। एक बहुत ही सुंदर, जो मैं बांग्ला बुक से लिख आया हूँ, नीलमणि घटक का लिखा हुआ बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें मैंने पढ़ा कि एपिस मेल का रोगी ठंडा पसंद करता है, स्नान करना भी बहुत चाहता है, मगर फीवर के स्टेज में अगर हाई फीवर हो तो हम लोग क्या करते हैं, आइस बैग को व्यवहार करते हैं, माथे के ऊपर आइस बैग देते हैं। ये आइस बैग जो है एपिस का पेशेंट जो है कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये नीलमणि घटक का किताब में देखिएगा, आप पढ़ में देखिएगा। और एक साथ ही साथ मैं एक अच्छा अनुभव देना चाहता हूं, मैं अपना अनुभव देना चाहता हूं और एक सीनियर डॉक्टर का ही अनुभव दे रहा हूं कि अगर हाई टेम्परेचर के पेशेंट को आप देखने गए हैं, आप थर्मामीटर लगा करके, आर्मपिट में थर्मामीटर लगा करके देखते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर क्या है। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आर्मपिट हाई टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल ड्राई है तो आप ये सोचिएगा कि पेशेंट की स्थिति दयनीय है, पेशेंट की स्थिति नाजुक है, मे बी चांस ऑफ डेथ इन केस ऑफ फीवर। आर्मपिट को कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आर्मपिट ड्राई हो जाती है, जिसको कांख बोलते हैं, अगर ड्राई हो जाती है तो ये फीवर के केस में बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा करती है। एक बार याद रखिएगा कि ऑर्गेनन के अंदर एक चीज कहा गया है, ऑर्गेनन के अंदर कहा गया है कि हम सिलेक्शन करके जो मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन देने के बाद जो हमारी मेडिसिन क्रिया करना शुरू करती है, तो मेडिसिन क्रिया करने के बाद साइंस कहता है, फिलॉसफी कहता है, यू स्टॉप योर मेडिसिन व्हेन मेडिसिन गोइंग टू एक्ट। जब मेडिसिन की क्रिया शुरू हो जाए तो अपने मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए जिस मेडिसिन को आप दे रहे हैं। समस्या ये होती है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेडिसिन की क्रिया शुरू हुई या ना हुई। स्थिति होती है कि हम मेडिसिन को लगातार देते चले जाते हैं, तो देते चले जाने में होता क्या है कि जिस केस को हम आराम करने की स्थिति में जा रहे हैं, जिस केस को हम ठीक करने की स्थिति में जा रहे हैं, वो केस पुनः रिवर्स एक्शन में जा करके वो ग्रेवियस स्थिति में चला जाता है। तो हर एक मेडिसिन देने के बाद हमको ये ध्यान देना है कि जब मेडिसिन की क्रिया शुरू हो जाए, वैसी स्थिति में उस मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह पर सिर्फ प्लेसबो का व्यवहार करना चाहिए, ना कि उस मेडिसिन का व्यवहार करना चाहिए। इन केस ऑफ एपिस में अगर आप किसी पेशेंट को देखने के लिए गए हैं, पेशेंट किसी भी बीमारी से सफर कर रहा हो, आप डिजीज का कोई भी नामकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बीमारी से सफर कर रहा हो और एपिस मेल का पेशेंट है, एपिस मेल आपने उसको दिया, देने के बाद अगर उसका यूरिन का फ्लो अगर बढ़ जाए, यूरिन का फ्लो अगर बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि एपिस मेल की क्रिया शुरू हो गई है और जो ही एपिस मेल की क्रिया शुरू हो जाए, एपिस मेल को बंद कर देना चाहिए। अगर इस चीज को आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लार्क मेडिका का पेज नंबर 61 में पढ़ लीजिएगा, केसी भांजा का पेज नंबर 43 में पढ़ लीजिएगा, आप बोरिक का 58 में पढ़ लीजिएगा और फेरिंगटन का 104 में पढ़िएगा। आपको साफ लिखा हुआ है कि अगर यूरिन का फ्लो अधिक हो जाए मेडिसिन देने के बाद, एपिस देने के बाद, वैसी स्थिति में एपिस को बंद कर देना चाहिए, न कि एपिस को देना चाहिए। ये प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए। मैं कुछ केस के बारे में चर्चा कर रहा हूं, एपिस मेल के बारे में, एपिस से रिलेटेड केस जो है। मैं जिस समय कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा था, एक गुजराती लड़की जो क्लास 6 में पढ़ती थी मेरे पास आई। तकलीफ क्या था? इनवॉलेंट्री स्टूल। क्लास में बैठे बैठे उसको पैखाना हो जाता था
मगर उसको ये पता नहीं चलता था कि पैखाना हो गया। कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद जब वो मेरे पास आई, मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, पूरे हिस्ट्री नोट किया। हिस्ट्री नोट करने के बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट दे दिया। लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने के अंदर उस पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने कहा कि सर 2 महीना हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा कि रुक जाओ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैंने पुनः केस को रिवाइज करना शुरू किया। केस को रिवाइज करने के वक्त में हम सारी चीज पूछते जा रहे हैं, तो जो पहले बताई थी वही चीज बता रही है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बताओ, तुम खाना क्या पसंद करती हो? पहले भी उसने मीठा बताई थी। हमने पूछा कि चलो मीठा पसंद करते, खाना क्या पसंद करती हो? तो मीठा पसंद करते हैं। मतलब मीठा में किस तरह का मीठा पसंद करती हो? दूध का बना हुआ मीठा, या बोलना था कि वो लड़की कहती है कि अंकल मीठा मतलब क्या समझते हैं? हमने कहा कि मीठा के मतलब को हम स्वीट समझते हैं। गुजराती लड़की थी। उन्होंने कहा कि अंकल गुजराती में नमक को मीठा बोलते हैं, ना कि स्वीट को मीठा बोलते हैं। देखिए, भाषा का डिफेक्ट के कारण हमारे होम्योपैथिक के अंदर हम जो डिजायर और एवर्सन की बात करते हैं, वो डिजायर एवर्सन जो लेते हैं, इस डिजायर एवर्सन का कितना बड़ा सोच है, कितना बड़ा सिलेक्शन में हमको मदद करता है। जब ही हमने नेट्रेम्यूर दिया और नेट्रेम्यूर देने के बाद उसकी जो क्रिया हुई, वो 15 डेज के अंदर कहती है कि अंकल इसी दवा को आपने क्यों नहीं पहले दिया था। तो ये होम्योपैथिक है कि हम डिजायर पर भी हम सोचते हैं। एक बात एपिस को बोलते बोलते मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हर एक हमारे होम्योपैथ डॉक्टर क्रोनिक डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं और एक्यूट डिजीज का भी ट्रीटमेंट करते हैं। आपने पढ़ने का मौका मिला होगा तो जरूर पढ़े होंगे, और मुझे तो सौभाग्य मिला है पढ़ने का। मैंने सीखा है, मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर से रहकर भी सीखने का मौका मिला है। एक्यूट कंडीशन के अंदर, कोई भी बीमारी के अंदर, अगर किसी पेशेंट को कोई पार्टिकुलर डिजायर हो, आप समझ रहे हैं कि इसके खाने के बाद उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। क्रोनिक केस के अंदर भी अगर किसी चीज का पार्टिकुलर डिजायर हो, आप समझ रहे हैं कि इसके खाने के बाद तकलीफ बढ़ सकती है, तो आप कृपया ध्यान दीजिएगा कि एक्यूट केस के अंदर अगर पार्टिकुलर डिजायर हो तो आप उस पेशेंट को उस चीज को खाने के लिए मौका दीजिए, खाने के लिए छूट दीजिए। आप देखिएगा कि उस पेशेंट पर क्या क्रिया होती है। मैं एक छोटा सा केस बताता हूं। एक पेशेंट था जिसको 6 महीने से बुखार लग रहा था और 6 महीने से उसकी बुखार नहीं जा रही थी। वो जब भी बुखार लगता था तो कहता था कि हमको अनारस दो खाने के लिए। एक फ्रूट्स होती है अनारस, वो खाने के लिए मांगता था और कोई उसको देता नहीं था, इसलिए कि इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। जब वो मेरे पास आया तो हमने कहा कि इसको अनारस खाने के लिए दो, बाकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अनारस खाने के बाद उस पेशेंट का फीवर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, दोबारा वो फीवर वापस नहीं आया। और ये बुक्स के अंदर भी है कि आप एक्यूट केस के अंदर में जो डिजायर है उसको दीजिए, उससे उसको लाभ मिलेगा। मगर वही डिजायर अगर क्रोनिक केस के अंदर भी मिल रहा हो तो कभी भी उस चीज को नहीं दीजिए, उससे उसको नुकसान होगा। एक दूसरी केस मैं बता रहा हूं जो मेरे पास आया था, वो था कन्वल्सन का केस। ये भी एपिस से रिलेटेड केस है। ये केस क्या था कि जब भी उसको कन्वल्सन आती थी तो रात में आती थी, और जब भी कन्वल्सन आता था तो गर्मी के सीजन में आता था, जाड़े के सीजन में नहीं आता था, बरसात के सीजन में नहीं आती थी। जब भी कन्वल्सन होता था तो गर्मी के सीजन में आता था, घर के अंदर रहता था तो कन्वल्सन आता था। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आया, मेरे पास आने के बाद में मेरे टेबल पर आकर के उसने तबला की तरह बजाने लगा मेरे टेबल को। मेरे टेबल के कुछ सामान को इधर से उधर करने लगा। मेरे दिमाग में आया कि ये जो पेशेंट जो है, इसका हैंड जो है, फिंगर जो है, फुडिलिटी की तरफ जा रहा है, और इसका नेचर जो है, इसका जो मॉडलिटी जो है, वो भी एपिस की तरफ जा रहा है। और एपिस देने के बाद हमने देखा कि उस पेशेंट को
कुछ समय के बाद 1-2 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद वो कन्वल्सन उसका आना बंद हो गया। तो हम जो मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं, हम किसी भी मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं, हम कैरेक्टर के अनुसार, गाइडिंग सिम्टम्स के अनुसार हम मेडिसिन दे तो देते हैं, हम प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं, मगर ऑर्गेनन के अनुसार हम भूल जाते हैं कि इसका रिपीटेशन कब होगा। हम केंट फिलॉसफी को भूल जाते हैं, 12 ऑब्जर्वेशन को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हेरिंग्स लॉ को भूल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम सिर्फ अगर सोचेंगे कि हम सिम्टम्स गाइड के अनुसार अगर मेडिसिन के पेशेंट को दे करके आराम कर लेंगे, तो नतीजा होगा कि हम किसी पेशेंट को आराम नहीं कर पाएंगे। और एक बात और रखिएगा, ये जो पेशेंट जो होती है, कोई भी पेशेंट जब माइग्रेन से सफर करता है तो क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में हमको एंटी माइग्मेटिक ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। जब तक हम एंटी माइग्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, किसी भी पेशेंट को किसी भी डिजीज में अगर एंटी माइग्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी किसी पेशेंट को, किसी भी क्रोनिक केस को आराम नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा कि मेरे नी जॉइंट के अंदर पेन है, मैं जब चलने के लिए शुरू करता हूं तो मेरा दर्द बढ़ जाता है और चलते चलते मेरी दर्द कम जाता है। मैं समझता हूं कि ये रेस्टस का सिम्टम्स है और सारे लोग रेस्टस के तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट मोशन एग्रावेट्स एंड कंटिन्यू मोशन जो है वो रिलीफ दे रहा है। ये रेस्टस का सिम्टम्स है। रेस्टस लोग ट्राई करते हैं, मगर रेस्टस देने के बाद होता क्या है कि कुछ समय पेशेंट आराम मिलता है, फिर कंप्लेन लेके चला आता है, फिर आता है, फिर जाता है, हम रेस्टस देते जाते हैं, वो आते जाता है। अगर वो पेशेंट साइकोटिक माइग्रेन से सफर कर रहा हो, वैसी स्थिति में रेस्टस से वो कभी आराम नहीं करेगा। आप एलेंस की नोट में अंदर जा करके मेडिरिनम को पढ़िएगा, सेम कंप्लेन मिलेगा, सेम सिम्टम्स मिलेगा जा करके, और देखिएगा कि उसके अंदर में भी है कि फर्स्ट मोशन एग्रावेट्स करता है और कंटिन्यू मोशन इसको रिलीफ करता है। अगर वो पेशेंट साइकोटिक माइग्रेन से सफर कर रहा है, वैसी स्थिति में हम उसको रेस्टस नहीं दे करके, वैसी स्थिति में हम उसको मेडिरिनम देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सोच, हमारा सिलेक्शन, हम किसी भी मेडिसिन को, चाहे वो वेपिस्मेल हो, चाहे वो रेस्टस हो, चाहे बेलाडोना हो, ब्राउनिया हो, हमारा सिलेक्शन होता क्या है, हम 2-3 सिम्टम्स देखते हैं और मेडिसिन को सिलेक्ट कर देते हैं। ये 2-3 सिम्टम्स देखने के बाद मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक क्रोनिक केस को देखने में मोर देन 1 आवर लगता है, कभी कभी 40-45 मिनट, घंटों लग जाता है केस को देखने के। आप नीलमणि के घटक को, किताब को पढ़िएगा, क्रोनिक डिजीज एंड इट्स क्योर, क्रोनिक डिजीज एंड इट्स क्योर के पेज नंबर 134 के सेकंड पारा में लिखा हुआ है, कहा गया, यू कैन नॉट इमेजिन ए सीए केस, 12 दर्जन ऑफ केस इन ए डे। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जन केस नहीं देख सकते हैं, 3-4 केस से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। यू कैन चार्ज हाई एंड हाई फी, बट डोंट डू चीप एंड द हास्टी वर्क विद द पेशेंट। आप किसी पेशेंट के साथ जल्दीबाजी नहीं करिए, आप पेशेंट को देखिए, आपका देखना फर्ज है, आप अच्छे तरह से देखिए, मगर किसी पेशेंट को जल्दीबाजी में देखने के कारण हम क्या कहते हैं, हम माइग्रेन को भूल जाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाते हैं, और उसी के आधार पर हम अपना सिलेक्शन शुरू कर देते हैं। तो आज हम एपिस्मेल पर चर्चा किए। एपिस्मेल को हमने डिफरेंट बुक से स्टडी कर करके जो मेरे सामने जो पॉइंट आया, उसमें मेन पॉइंट जो आया उसने कहा हुआ कि एपिस्मेल की क्रिया कब शुरू हो जाती है, वो बहुत ध्यान रखने की है। कोई भी डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं एपिस्मेल को, यूरिन का फ्लो अगर बढ़ जाए, एपिस्मेल को कृपया करके बंद कर दीजिएगा। इसलिए आज एपिस्मेल पर मेरा ये वक्तव्य समाप्त होने जा रहा है। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। One thing I like to say is, while you are prescribing EPIs
for a chronic disease or an acute disease, see the thermal reaction is also should be considered. एक्चुअली मुझे ये सर से जानना है कि कभी कभी पेशेंट हमें खुद कंफ्यूज कर देते हैं। अगर माइंड सिम्टम हम लेने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कभी कि वो सल्फर के पेशेंट है, कभी ऐसा मतलब वो खुद ही। तो वैसे सिचुएशन में फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर वहां पर हमें कौन से सिम्टम पे ज्यादा प्रेशर देना चाहिए? डॉक्टर तनुजा, हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि किसी भी केस को देखने के वक्त कभी भी पहले मेंटल सिम्टम्स लेने की कोशिश ना करिएगा। आप अपने पेशेंट को उस तरह से सिम्टम्स लेकर के बनाने का कोशिश करिए कि पेशेंट ये समझे कि डॉक्टर मेरा अपना हो गया। डॉक्टर अपना व्यवहार से उस पेशेंट को इस तरह से बना देगा कि मेंटल सिम्टम्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेंटल सिम्टम्स खुद ब खुद दे देगा। इसलिए मेंटल सिम्टम्स को हमेशा बाद में लिया जाता है, लास्ट में लिया जाता है, ना कि पहले लिया जाता है। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मेंटल सिम्टम्स लास्ट में ही लेना चाहिए। जितना वो पेशेंट आपका क्लोज होगा, जितना पेशेंट आपके नजदीक आ जाएगा, आपका प्रश्न पूछते पूछते वो नजदीक में आ जाएगा, वो मेंटल सिम्टम्स अपने आप आ जाएगा। और मेंटल सिम्टम्स आप देना तो छोड़ दीजिए, आप उसकी मेंटल सिम्टम्स को अपने आप पर रख लीजिएगा कि यह किस मेंटल का है, और दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा लास्ट में ही मेंटल सिम्टम्स को लिया करिए, फर्स्ट में कभी नहीं लीजिए। और सर वैसे सिचुएशन में हमें पोटेंसी क्या देनी चाहिए अगर मेंटल सिम्टम उसका स्ट्रांग हमें ये दे रहा हो तो? अगर मेंटल, देखो केंट ने लिखा है, केंट ने बहुत अच्छा लिखा है। केंट ने लिखा है कि ऑलवेज प्रिस्क्राइब हायर पोटेंसी एंड द मेंटल सिम्टम्स। अगर मेंटल सिम्टम्स पर प्रिस्क्रिप्शन करते हो तो हमेशा हायर पोटेंसी करो। अगर पैथोलॉजिकल पर प्रिस्क्रिप्शन करते हो तो हमेशा लोअर पोटेंसी करो। और जनरल इसी तरह तो और ऐसे भी प्रैक्टिस में कहा गया है कि नेवर स्टार्ट फ्रॉम द हायर पोटेंसी ऑफ एनी डिजीज। कभी भी कोई भी डिजीज आप देख रहे हैं, कभी भी हायर पोटेंसी व्यवहार नहीं करिए। जब भी चलिए तो मिडिल पोटेंसी के लिए। और एक चीज और मैं बता सकता हूं, जब भी आप क्रोनिक केस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट यू ट्राई टू गिवन बाय द वेजिटेबल ग्रुप ऑफ मेडिसिन। कभी भी एनिमल ग्रुप का मेडिसिन नहीं दो, कभी भी मिनरल ग्रुप का मेडिसिन नहीं दो। ऑलवेज ट्राई टू गिव द वेजिटेबल ग्रुप ऑफ मेडिसिन। हमेशा वेजिटेबल ग्रुप से मेडिसिन से देने की कोशिश करो। और उसके अंदर भी एक हिदायत दी गई है कि लाइकोपोडियम वेजिटेबल ग्रुप का मेडिसिन है, इसके बावजूद भी लाइकोपोडियम से किसी मेडिसिन, किसी भी डिजीज को स्टार्ट ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। Until and unless you are 100% confirmed the patient is lycopodium, then you can give. अगर वो कंफर्म है 100% कि वो लाइकोपोडियम का ही पेशेंट है, तब तुम लाइकोपोडियम दो, अन्यथा तुम लाइकोपोडियम नहीं दे सकते हो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेजिटेबल ग्रुप, नेवर स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल ग्रुप और द मिनरल ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। बहुत अच्छे। अभी तक तो और कोई सवाल नहीं आए हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा एपिस मेलिफिका पर, और जो इन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात तो जो इन्होंने कहा कि फर्स्टलेस है एपिस मेलिफिका। कुछ पॉइंट्स कुछ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोई आदमी बिना पानी के तो नहीं रह सकता, ये बात तो जरूरी है जानना। Sir, patient is thirstless, but in the fever condition there is still a stage in thirsty. आप बात तो सुनिए पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। पेशेंट हमेशा पानी नहीं पी बिना अनक्वेंचेबल, ये आप देखेंगे रिपोर्टरी में जाइए, आपको केंट रिपोर्टरी में दिया हुआ है कि एपिस मेलिफिका को अनक्वेंचेबल थर्स्ट, अनक्वेंचेबल ऐसा प्यास जो कि बुझता नहीं। तो एपिस मेलिफिका के अंदर में जो हीट जो है सर एक मिनट मेरी भी बात सुन लिया जाए सर। कहा गया है कि मटेरिया मेडिका इज द सुप्रीम कोर्ट for the selection of remedy. Reparty is not the higher Supreme Court. So we prescribe medicine according to material. आप सर एक मिनट बता दिए किस मटेरियल मेडिका के अंदर लिखा हुआ अनकॉन्शेबल थ्रस्ट है? किस मटेरियल मेडिका के अंदर लिखा हुआ हमको ये बता दीजिए। I want to read सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ उस किताब को कि किस मेडिसिन में किस मटेरियल मेडिका के अंदर एपिस मेल के अंदर थ्रस्ट अनकॉन्शेबल थ्रस्ट लिखा है। मैं बताता हूँ।
हाँ बताइए किस मटेरियल मेडिका में सर? मटेरियल मेडिका का जो भी रिपोर्टरी में इंक्लूजन है। नहीं, रिपोर्टरी को हम नहीं मानते हैं सर, रिपोर्टरी को नहीं मानते हैं। रिपोर्टरी इज नॉट ए सुप्रीम कोर्ट। बात आप सुनते नहीं है, आप खाली अपनी बात को बोल। नहीं सर सुनिए ना, आप बताइए किताब का नाम बताइए ना सर। तो साइलेंट तो है, मुझे बोलने तो ठीक है, किताब का नाम बताइए आप। मैं किताब का नाम नहीं बताऊंगा, मैं बात में सुनिए उसके बाद। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं कि किताब का नाम नहीं बताएंगे? हम ऑथेंटिक दे रहे हैं आपको किताब से, आप कहते हैं किताब का नाम नहीं बताएंगे। आप कल्याण सूद जी, आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सुनिए, अपनी बात पर जाते। हाँ सुन रहे हैं सर। जो बात लिखी गई है, जो भी बात लिखी गई है रिपोर्टरी में, वह मटेरियल मेडिका से लिया गया। तो कौन सी मटेरियल मेडिका? हम तो नाम पूछना चाहते हैं आपसे सर, कौन सा मटेरियल मेडिका है? वो तो देखना पड़ेगा ना, मटेरियल मेडिका कौन सा मटेरियल मेडिका में। आप हमको पहले भी बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, हम इसको स्वीकार करते हैं कि आपसे हम सीखेंगे। आधार की नोट में है, ये की नोट के अंदर में है, ये आपको समझ गए ना। इसके अंदर में ये दिया हुआ है कि ये इसका सेकंड ग्रेड मेडिसिन है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट है। सुन रहे हैं सर? मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ सर। रडार की नोट्स रडार किसनो कोई कौन सा किताब है सर? आप हमको बताइए तो भेजिए तो मेरे पास। मैं तो वही तो बता रहा हूँ कि किताब का नाम ही तो बता रहा हूँ मैं। सर इतने डॉक्टर जो एमिनेंट डॉक्टर आज तक जो पैदा हुए हैं, जितने बुक लिखे हैं, कोई ने किसी ने नहीं लिखा सर, किसी ने नहीं लिखा है। ऐसा कहना सही नहीं होगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा, किसी ने नहीं लिखा सर। हम तो बोल रहे हैं केंट से लेके फेरिंगटन से लेके क्लार्क से लेकर के कोई भी किताब बता दीजिए, जितना एमिनेंट डॉक्टर हमारे जो बॉस जो बन चुके हैं। मैं भी सीखना चाहता हूँ कि अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट कहाँ लिखा हुआ है। कल्याण स्वरूप जी, आप केंट के मटेरियल मेडिका में जैसा ध्यान से पढ़िए, केंट के मटेरियल मेडिका में एपिस मेलिफिका को थर्स्ट पे सीखा गया है। क्या केंट मटेरियल मेडिका में कौन सा पेज नंबर बता सकते हैं सर? नंबर मुझे याद नहीं है, पेज नंबर अभी मैं किताब लेकर। अच्छा ठीक है, केंट मटेरियल मेडिका का किस चैप्टर में? एपिस में? केंट मटेरियल मेडिका में आप जाकर के देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या? हाँ सर, केंट मटेरियल मेडिका हम खूब पढ़े हैं सर। कैसा है, कभी कभी ने अनकाउंटेबल थ्रस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है सर। आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ा हूँ। आप नहीं पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ। इसमें बहस करने की बात नहीं है, मैं अपना। नहीं सर, बहस करने की बात नहीं है, सीखने की बात है। हम गलत नहीं सीख सकते हैं सर, सही सीख सकते हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं ना, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। आप अपनी बात कल ही आपको हम केंट मटेरियल मेडिका का पूरा भेज देंगे सर। मेरे पास मत भेजिए, मेरे पास केंट मटेरियल मेडिका है। ओके, मेरे पास केंट मटेरियल मेडिका है, आप भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, आप डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, मगर केंट मटेरियल मेडिका में हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट लिखा हुआ। आप अपने को कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात की, जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बाद कहीं एपिस मेलिफिका के बाद में रस्टॉक्स मिलेंगे, और रस्टॉक्स के बाद में एपिस मिलेगा। जिसे कहा गया है, ऐसा भी है, आपको क्लार्क ने कहा है कि जब अगर सिम्टम्स टोटलिटी मैच करता है तो एपिस के बाद में रस्टॉक्स दिया जा सकता है, रस्टॉक्स के बाद में। लेकिन हाँ, ये साथ देने की बात तो होम्योपैथी में है ही नहीं, दवा को साथ नहीं देना चाहिए। और बाकी सब तो ये एपिस मेलिफिका का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये बहुत ही इंडस्ट्रियस होता है। जैसा आप देखते होंगे कि मधुमक्खी का दिन रात हमेशा चंचल होता है, तो ये एपिस मेलिफिका हुआ करता है। और ऐसे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, और मैं आपको पेज नंबर तो मैं तत्काल मेरे पास किताब सामने में नहीं खुला है, लेकिन हम आपको पेज नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है सर, मैं कल फिर पढ़ूंगा। हाँ ठीक है, मैं पेज नंबर शेयर कर दूंगा आपको। केंट के मटेरियल मेडिका में ये दिया हुआ है, और केंट मटेरियल मेडिका को तो ऑथेंटिक मानिएगा ना। कौन सी मटेरियल मेडिका? केंट रिपोर्टरी को ऑथेंटिक मानिएगा ना। नहीं, रिपोर्टरी को नहीं मानेंगे सर, रिपोर्टरी को नहीं मानेंगे हम मटेरियल मेडिका को मानेंगे। नहीं, केंट के जो मटेरियल रिपोर्टरी है और नहीं, रिपोर्टरी को नहीं सर, हम मटेरियल मेडिका को मानेंगे सर, रिपोर्टरी को नहीं। आपको मानना और न मानना आपका दायरा है। हाँ बस मानना न मानना आपका दायरा है। जी। हाँ, मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन एक बात निश्चित है कि केंट ने जो भी अपनी मटेरियल मेडिका को लिखा है, वह रिपोर्टरी को लिखा है। ठीक है सर, कल हम केंट का मटेरियल मेडिका पढ़ करके देखेंगे कि अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट कहाँ लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा।